बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, इसका पार्ट 2 करने जा रहे थे हम, करने जा रहे हैं हम। और इसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1, पार्ट 2 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन का, और इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स का ही टॉपिक चल रहा है। ये इसका पार्ट 2 और फाइनल पार्ट है। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें रह गई थी इसमें, जैसे कि केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको देखेंगे हम। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 290 पे ओल्ड बुक के मुताबिक। और नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो सबसे नीचे आपको नंबर 1 रिएक्शन विद एसिड्स, ये हेडिंग नज़र आ रही है, सब हेडिंग। इसके ऊपर मैं अपनी एक हेडिंग बनाऊंगा, ठीक है, जो इसी से मुताल्लिक है। वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। और इसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पहला है रिएक्शन विद एसिड्स, ये हेडिंग है। दूसरी हेडिंग इसके अंदर जो है हमारे पास, पेज नंबर 292 पे आ जाएं तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नेचर ऑफ क्लोराइड्स, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरे नंबर पे इसके अंदर लिखा हुआ है नेचर ऑफ क्लोराइड्स। और चौथी और फाइनल सब हेडिंग इसके अंदर जो आएगी वो आएगी नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तब जाके ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। पूरा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ओल्ड बुक के मुताबिक पेज नंबर 293 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 16.2 जो है मिनरल्स एंड ओर्स के ऊपर जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हमेशा की तरह फिर दोबारा रिकमेंड करूँगा इस बात को कि पार्ट 1 अगर नहीं देखा, हर सीरीज़ का पार्ट 1 बेहद अहम होता है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा, लेक्चर उसका नोट नहीं किया, पूरे तरीके से ना समझ में आने पर दोबारा वीडियो नहीं देखी, अच्छी तरह उसका कॉन्सेप्ट अपने जहन में रख लें, रिव्यू कर लें, तो फिर ये आपको अगला जो है ये पार्ट इसका समझ में आएगा कि हम कहाँ थे और क्या कर रहे हैं, नहीं तो आप भटक जाएंगे। अब ये है हमारे पास केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इसको देख लेते हैं। इसमें टू द पॉइंट और ख़ास ख़ास बातें, इसको मिटा दूं और इसके अंदर ही आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन भी मिलेगी मेटल की, मेटल और नॉन मेटल्स की। याद रहे कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को बैक वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल डिफरेंसेस में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले ऑक्साइड्स आ जाते हैं। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स होते क्या हैं? कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पर इसको देख लीजिए, ये है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है ऑक्सीजन का, इसमें सोडियम है और ऑक्सीजन है, दो फैमिलीज़ के एटम्स मिलके ये सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये भी कंपाउंड है। और इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? ये ऑक्साइड है। वजह क्या है? जिस कंपाउंड में भी आपको ऑक्सीजन नज़र आ जाए
आप समझ जाइए वो क्या है, वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ऑक्साइड से। इसमें सोडियम ऑक्साइड है, वाटर है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, सब जहाँ भी आपको ऑक्सीजन नज़र आ जाए आप समझ जाइए वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ऑक्साइड से। इसीलिए ऑक्साइड्स मैंने कहा है। अब ये ऑक्साइड्स जो हैं इसमें एक तो ऑक्सीजन होगा ही होगा, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कोई, क्योंकि दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, मेटल को भी और नॉन मेटल को भी, ये मत भूलिएगा। तो ये वो ऑक्साइड है जो कि मेटल के साथ है, हम इसको कहेंगे मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, इसको हम ये नाम देंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड की, ये भी ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन इसके साथ सल्फर लगा हुआ है। सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह ऑक्साइड्स हमारे पास मेटल और नॉन मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्लासेस में डिवाइड हो गए, ठीक है। एक वो क्लास है ऑक्साइड्स की जिसमें ऑक्सीजन के साथ मेटल्स हैं। कौन कौन से मेटल्स, तफसील बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। ग्रुप 1A, 2A, 3A, ये सारे के सारे, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं सारे के सारे ये मेटल्स हैं। ग्रुप 1A के अंदर लिथियम आ जाता है, सोडियम है, पोटेशियम है, फ्रेंशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है। ग्रुप 2A के अंदर जो है वो बेरिलियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, स्ट्रोंटियम आ जाता है, ये आ जाता है। फिर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, उनके अंदर हमारे पास और भी मेटल्स हैं, जैसे कि कॉपर है उसके अंदर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। उसके आगे चलें तो ग्रुप 3 आ जाता है, उसमें एल्युमिनियम आ जाता है, वो भी मेटल है। बहरहाल तो ये सारे मेटल्स जो अभी आपने नाम सुने ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। मैंने आपको नाम लेके बाकायदा बता भी दिया। लिथियम ऑक्साइड पहला मेटल ले लें ग्रुप 1A का, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड। उसके साथ बराबर में ग्रुप 2A, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। फिर ट्रांजिशन मेटल्स को ले लें तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, गोल्ड भी आ जाता है, सिल्वर भी आ जाता है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स ही बन जाएंगे। ग्रुप 3A में चले जाएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 4A, 5A, 6A, इनमें बीच में मेटलॉइड्स भी हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ रखते हैं, उनको मेटलॉइड कहते हैं। इसकी तफसील मैं अभी नहीं बताना चाहता वरना फिर बात तवील हो जाएगी, ये हमारा टॉपिक नहीं है। 2, 4, 5 ही हैं मेटलॉइड, ज़्यादा नहीं है, जो कि बैक वक्त मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं, तो उनका मैं जिक्र इसीलिए कर ही नहीं रहा बीच में। मैं डायरेक्ट ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 तक ले जाके आपको नॉन मेटल समझा रहा हूँ। फिर ग्रुप 4A के अंदर आ जाता है कार्बन है, 5A में नाइट्रोजन है, 6A में ऑक्सीजन भी है, सल्फ़र भी है, 7A के अंदर फिर हेलोजेंस आ जाते हैं, पता है आपको, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन, ये सब के सब हेलोजेंस जो है ये भी सब नॉन मेटल्स हैं। ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाएंगे, फिर ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो केमिकल डिफरेंसेस के अंदर अगर अब जो हम ख़ास बात देखें कि इसको, ये कंपाउंड तो बन गया, ऑक्साइड तो बन गया, ये मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, लेकिन जब आप इस मेटल ऑक्साइड को पानी के अंदर डालेंगे तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी, उसके नतीजे में बेस बनेगा जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है क्योंकि आपने इस कंपाउंड को पानी में मिक्स किया है। ये एक बीकर लिया आपने और बीकर के अंदर पानी लिया और इसमें सोडियम ऑक्साइड को जो है वो आपने डिज़ोल्व कर दिया, तो उसके नतीजे में यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड जो है वो ख़त्म होके नहीं, तब्दील होके क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं हम आम ज़बान में, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड OH मौजूद है, इसीलिए केमिकल्स का एक ग्रुप है, केमिकल्स का
एक ग्रुप है। जिस तरह ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड ये भी केमिकल्स का एक ग्रुप है। इतने सारे मैंने ऑक्साइड्स के आपके सामने नाम लिए। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रो ऑक्साइड भी केमिकल्स का एक ग्रुप है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बेस नाम देते हैं। समझ में आ गई बात? और बेस को पहचानने की सबसे आसान क्या चीज़ है? O और H ये आपको एक साथ नज़र आएंगे, OH आपको एक साथ नज़र आ जाएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है। ये देखें ब्रैकेट बना के ये 2 लिखा है, छोटा सा OH आपको नज़र आ रहा हो। तो ये OH अगर आपको नज़र आ जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, तो आप समझ जाइएगा ये हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्या कंपाउंड क्या कहलाएगा, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है केमिकल्स के? ये बेस से ताल्लुक़ रखता है। ये भी बेस है, ये भी बेस है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, ये भी क्या है? ये भी बेस है। वजह क्योंकि ये तीनों जो आपने कंपाउंड देखे हैं, तीनों के तीनों किस से ताल्लुक़ रखते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इनको ले लें आप। ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये एक और ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको बेस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इन तीनों को हम बेस भी कह सकते हैं। नोट्स में डाल लीजिए, बड़ी अहम तरीन बातें हैं ये। अब होता यह है कि जब आप इन बेसिस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, जब आप इनको पानी में डालेंगे, उसके बाद पानी में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सल्यूशन बन जाएगा। पानी में इनको मिक्स करेंगे तो ये सल्यूशन बन जाएगा। ये सल्यूशन अल्कलाइन कहलाएगा। ऐसे सारे सल्यूशन जो बेस की वजह से बने हों, ऐसे सारे सल्यूशन जिनमें आपने पानी लिया हो और पानी के अंदर आपने किसी बेस को मिक्स किया हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी बेस को आपने पानी में मिक्स किया हो, तो पानी में मिक्स करने से क्या बन जाएगा? सल्यूशन बन जाएगा। और ये जो सल्यूशन बनेगा ये अल्कलाइन सल्यूशन कहलाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई अल्कलाइन सल्यूशन क्या है, तो आप उसको जवाब देंगे कि भाई अल्कलाइन सल्यूशन की एक टाइप है जिसके अंदर हम पानी के अंदर किसी बेस को मिक्स कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो सल्यूशन बन रहा है उस सल्यूशन को अल्कलाइन सल्यूशन कहा जाएगा। समझ में आ रही है बात? वजह इसकी ये है, इसको आप अल्कलाइन सल्यूशन भी कह सकते हैं और इसको बेसिक सल्यूशन भी कह सकते हैं। बेसिक सल्यूशन, वजह क्या है? क्योंकि बेसिक वर्ड किससे बना है? बेस से बना है। बेसिक सल्यूशन मतलब वो सल्यूशन जिसमें बेस मौजूद है। तो इसको आप बेसिक सल्यूशन भी कह सकते हैं और अल्कलाइन सल्यूशन भी कह सकते हैं। अब अल्कलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसको बेस भी कह सकते हैं और अल्कली भी कह सकते हैं। इस ग्रुप के दो नाम हैं, आप इसको बेस भी कह सकते हैं और इसको अल्कली भी कह सकते हैं। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अल्कली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्कली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्कली है। आप इसको बेस भी कह सकते हैं और अल्कली भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए इनके सॉल्यूशंस को अल्कली से अल्कलाइन सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, और या इनको बेसिक सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं। कुछ बच्चे माशाल्लाह जिनकी ग्रिप अच्छी होगी वो फ़ौरन एतराज़ करेंगे कि सर बेस और अल्कली में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जी मुझे भी पता है ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन अभी मैं 9 मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल ये फ़र्क बताऊँगा तो फिर बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। इसलिए फ़िलहाल आप अभी बेस और अल्कली को एक ही कैटेगरी समझिए। ये बात हो गई यहाँ पर। अब ये समझाने का मकसद क्या था कि जैसे ही आप किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो उसके नतीजे में पानी के अंदर क्या चीज़ बनेगी? कोई अल्कली बनेगा या बेस बनेगा, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सल्यूशन बनेगा ये बेसिक सल्यूशन कहलाएगा या अल्कलाइन सल्यूशन बनाएगा। किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को, जैसे कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल है लेकिन ऑक्साइड भी है, और अगर किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को आप पानी में मिक्स करेंगे तो उसके नतीजे में पानी के अंदर क्या बनेगा? एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड बनेगा पानी के अंदर। कौन सा एसिड? मिसाल के तौर पर इसी को ले लीजिए, आप पानी लीजिए, ये गैस है बेसिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड। पानी लीजिए और इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को आप
मिक्स कर दीजिए। उसके नतीजे में यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है और पानी जो है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO3, H2SO3। फ़र्क रखिएगा कि मैंने सल्फ्यूरस एसिड कहा है, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला है H2SO4। ये फ़र्क रखिएगा ज़रा। बहरहाल तो ऐसे सारे ऑक्साइड्स को जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनको जब आप पानी में डालेंगे तो उसके नतीजे में जो सल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक सल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, एसिडिक सल्यूशन बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ बन रही है, इस सल्यूशन के अंदर जो चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, वो एक एसिड बन रहा है। कौन सा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और इसी की पानी में, इसी एसिड की पानी में मौजूदगी की वजह से ये सल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। ऐसा सल्यूशन जिसमें एसिड मौजूद है। एसिड जिस तरह मैंने आपको बताया बेस या अल्कली केमिकल्स के ग्रुप का नाम है। हज़ारों किस्मों के अल्कली या बेस मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह हज़ारों किस्मों के एसिड्स मौजूद हैं। एसिड भी एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। कौन से ग्रुप का नाम है जिसमें एसिड्स मौजूद हैं, कौन से एसिड्स मौजूद हैं, और सॉरी जिसमें एसिड्स मौजूद हैं। इसीलिए वजह क्या है, क्यों एसिड्स की पहचान क्या है, आपको हाइड्रोजन उसमें लाजमी नज़र आएगा, H2। जैसे H2 है यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड में, H2 है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हाइड्रोजन जो है वो आपको लाजमी नज़र आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख लें, इसमें भी आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा। नाइट्रिक एसिड को देख लें, HNO3, इसमें भी आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा। तो हाइड्रोजन की मौजूदगी ज़रूरी है। फ़िलहाल 9 मैट्रिक के लेवल तक एसिड की ये डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। तो एसिड को पहचानना हो तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये एसिड है, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये सोल्यूशन कौन सा बना, एसिडिक सोल्यूशन बना। ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, इनको जब पानी में आप डालेंगे कोई ना कोई जो है वो एसिड ज़रूर बनेगा उस पानी के अंदर। यानी कि वो जो सोल्यूशन बनेगा फिर वो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा उसी एसिड के बनने की वजह से। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर हमारे पास जिस तरह मेटल ऑक्साइड मैंने आपको इतने सारे बताए थे, बिल्कुल इसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड भी बहुत सारे हैं। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स की जब पानी में डाली जाएगी तो वैरायटी ऑफ एसिड्स बनेंगे। समझ में आ रही है बात आपको। एसिड और बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन की एक ख़ास बात, क्योंकि सोल्यूशंस केमिस्ट्री की दुनिया में प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि सोल्यूशंस जो भी हों, केमिकल्स जो भी हों, वो कलरलेस होते हैं ज़्यादातर, इनका कोई कलर नहीं होता, तो आसानी से आप उनको पहचान नहीं सकते। मगर इस तरह एक बीकर के अंदर पानी रख दूँ, ठीक है, एक बीकर के अंदर पानी के साथ में एसिड मिला दूं और एक बीकर के अंदर पानी के साथ में बेस मिला दूं, इसमें प्योरली H2O है, वाटर। इसके अंदर मैंने H2O के साथ जो है वो इसी सल्फ्यूरस एसिड को अगर ले लें, H2SO3, ये मैंने मिक्स कर दिया है। और तीसरे बीकर में ये पानी के साथ H2O के साथ मैंने किसको मिक्स कर दिया है, बेस को मिक्स कर दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दिया है मैंने। लेकिन तीनों बीकर देखने में आपको एक ही जैसे नज़र आएंगे। तो केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। पानी जो है वो न्यूट्रल है। ऐसी चीज़ जो कि ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उस चीज़ को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो पानी न्यूट्रल है। क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, पेपर स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स यानी कि कागज़ की बनी हुई जो है छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं, पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, कागज़ की बनी बनी छोटी छोटी सी पर्चियाँ होती हैं, ठीक है।
ये 2 कलर की होती हैं, इनका नाम होता है लिटमस। ये 2 कलर की होती हैं, ब्लू कलर की और रेड कलर की। इनकी मदद से आप पहचान सकते हैं, इस लिटमस पेपर की मदद से, इस लिटमस, पूरा नाम है इसका लिटमस पेपर, उर्फ आम में इसको लिटमस भी कहा जाता है। इनकी मदद से आप रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर की मदद से आप पहचान सकते हैं कौन सी चीज़ जो है वो एसिड है और कौन सी चीज़ जो है वो बेस है। मिसाल के तौर पर ये ब्लू लिटमस पेपर अगर आप इसमें डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लू जो है वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो चीज़ है ये एसिड है। इसी ब्लू लिटमस पेपर को आप इस पानी के अंदर डालेंगे तो इस ब्लू लिटमस पेपर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी एसिड तो नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह इस ब्लू लिटमस पेपर को आप इस बेस वाले बर्तन में डालेंगे तो वहाँ भी इसको कुछ नहीं होगा। ये अपना कलर ब्लू से रेड जब ही चेंज करेगा जब ये किसी एसिडिक मीडियम से टकराएगा। बिल्कुल इसी तरह रेड लिटमस पेपर जो है, इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको इस एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तब भी इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बेस में डालेंगे, इस बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे, तो ये रेड कलर से, रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप पहचान जाएंगे कि तीसरा बीकर जो है इसमें क्या मौजूद है, इसमें बेस मौजूद है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर की मदद से आसानी से आप सोल्यूशन को पहचान सकते हैं कि आया इसमें एसिड मौजूद है या इसमें बेस मौजूद है, या एसिड और बेस दोनों ही मौजूद नहीं है, जैसे कि वाटर है। ये तफसील मैंने बता दी। समझ में नहीं आई है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके दोबारा मेरी बात को धीरे धीरे ज़रा सुनने की कोशिश कीजिए, समझिए। बहरहाल तो यहाँ पर ये तरीका है ऑक्साइड्स की मदद से, ये ऑक्साइड्स फॉर्मेशन। तो हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं वो 2 तरह के हो गए, मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स पानी में डालेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेस बनाएंगे, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स की मिसाल मैंने दी थी सोडियम ऑक्साइड की, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड है, पानी में डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बेस या अल्कली बन जाएगा, जिसकी मिसाल सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैंने दी थी। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि हमारे पास ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, कौन सा वाला, अभी मैंने बताया था आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड। इस नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो एसिडिक बनेगा, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी, किसकी, सल्फ्यूरस एसिड की, H3SO3। समझ आ गई बात। तो ये केमिकल डिफरेंसेस थे मेटल के और नॉन मेटल के, लेकिन याद रहे कि मेटल प्योर मेटल की बात नहीं हो रही, ये मत भूलिएगा। नॉन मेटल प्योर नॉन मेटल की बात नहीं हो रही, बल्कि मेटल के कंपाउंड्स की बात हो रही है। जैसे कि सोडियम की बात यहाँ नहीं हो रही, सोडियम ऑक्साइड की बात हो रही है। बिल्कुल इसी तरह नॉन मेटल जो है वो एलिमेंटल, एज एन एलिमेंट, एलिमेंट की हैसियत से नॉन मेटल की बात नहीं हो रही, बल्कि नॉन मेटल की बात यहाँ पर कंपाउंड की हैसियत से हो रही है। जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ सल्फ़र की बात नहीं हो रही, इस पूरे की बात हो रही है। समझ आ रही है बात। ये सल्फ़र जो कि नॉन मेटल है, ऑक्सीजन वो भी नॉन मेटल है, तो ये जो कंपाउंड है सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसकी बात हो रही है, और इसके अंदर इस नॉन मेटल, ख़ास तौर पे सल्फ़र, इसकी मौजूदगी की बात हो रही है और इसके काम की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल डिफरेंसेस और केमिकल डिफरेंसेस, इसको मिटा दूँ।
अगर दो चीज़ें बड़ी आसान सी मैं आपको बताता हूँ, कार्बन के एटम्स को अगर आप मिलाएंगे तो एक ही चीज़ बनेगी ना भाई, कोई दूसरी थोड़ी ना बनेगी। कार्बन के एटम्स को अगर आप मिलाएंगे, जैसे कि कोल है या कोयला है तो खैर मिक्सचर है। डायमंड को ले लेते हैं, डायमंड जो है ये भी कार्बन के एटम से मिलके बना है और ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन के एटम से मिलके बनी है। तो ये भी कार्बन के एटम से मिलके बना है डायमंड, ग्रेफाइट भी कार्बन के एटम से ही मिलके बना है। लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? सोचिए ज़रा, डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से पेंसिल की नोक बनती है और डायमंड जो है वो आपको पता है डायमंड प्रीशियस मेटल है, लेकिन दोनों के अंदर हमें सिर्फ कार्बन के एटम्स नज़र आते हैं। वजह क्या है इसकी? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का फर्क है। कार्बन के एटम्स जो हैं डायमंड के अंदर अलग तरीके से रखे हुए हैं। डायमंड के अंदर कार्बन के एटम्स की तरतीब, अरेंजमेंट अलग है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम्स की तरतीब, इनकी अरेंजमेंट अलग है। तो ये डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से, डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से इनकी ज़ाहिरी हालत जो है वो तब्दील हो चुकी है। ज़ाहिरी हालत इनकी तब्दील हो चुकी है, एक डायमंड बन गया तो दूसरा ग्रेफाइट बन गया। इसी ज़ाहिरी हालात को या ज़ाहिरी खसूसियात को हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, यानी कि ज़ाहिरी खसूसियात, ऐसी खसूसियात जिनको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे अपनी आँखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। तो आपको छुएंगे तो डायमंड आपको सख्त लगेगा और ये जो है वो ग्रेफाइट नरम है, स्लिपरी है। तो बहरहाल ये जो ज़ाहिरी खसूसियात हैं या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपसे कोई पूछता है कि इसकी वजह क्या है, ये दिखने में ऐसा क्यों है और ये दिखने में ऐसा क्यों है, तो आप बता दें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं चीज़ों की, उनकी ज़ाहिरी खसूसियात जो हैं चीज़ों की, वो उनके डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, उसमें फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि हमारा टारगेट केमिकल डिफरेंसेस है। जो बातिनी खसूसियात हैं, जो बातिनी खसूसियात हैं, केमिकल डिफरेंसेस जो हैं वो है। तो ये जो बातिनी खसूसियात हैं उसके हवाले से ये बात कर रहा है कि उसकी वजह केमिकल डिफरेंसेस, फ़र्क क्यों है मेटल और नॉन मेटल के अंदर, केमिकल डिफरेंसेस क्यों हैं, उसकी वजह वो बता रहा है। ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ड्यू टू द, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ये वजह होती है। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि सोडियम को अगर हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप, 11 में से 2 पहले शेल में रख दिए, दूसरे शेल में फिर आपने 8 रख दिए और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है इसके लास्ट शेल में। जो इसका लास्ट शेल होगा, लास्ट शेल, यही लास्ट शेल जो है इसका वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये मेटल जो है, मेटल जो है, मेटल के अंदर, मेटल के वैलेंस शेल के अंदर यानी कि लास्ट शेल के अंदर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आएंगे, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिए, सोडियम एक मेटल है, इसके वैलेंस शेल में यानी कि थर्ड शेल में यानी कि लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है,
बात समझ आ रही है आपको? अब अगर ज़रा हम दूसरे किसी को ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लें, ये एक नॉन मेटल है, क्लोरीन 7A से इसका ताल्लुक़ है, 7A ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, 17 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। तो क्लोरीन का जो है वो वैलेंस शेल देख लीजिए तीसरा है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के वैलेंस शेल में, और नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जितने नॉन मेटल्स हैं उनको देख लीजिए, उनके वैलेंस शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी, और मेटल्स को देखें तो इनके वैलेंस शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फ्यू कम नज़र आएगी, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये याद रख लीजिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा जैसे कि सोडियम को देख लें, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि मैग्नीशियम को देख लें, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि एल्युमिनियम को देख लें। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? तीनों के तीनों क्या हैं? मेटल हैं। अब क्लोरीन को देख लें, 7 इलेक्ट्रॉन, फ़र्क आ रहा है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मेटल्स को देखते हैं और उनके वैलेंस शेल को देखते हैं, और नॉन मेटल्स को देखते हैं और उनके वैलेंस शेल को देखते हैं, तो हमें वाज़ेह तौर पे ये बात नज़र आती है कि मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी है, जबकि नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। जब ये चीज़ पता चली है साइंटिस्टों को आगे चल के, तो उन्होंने फिर मेटल और नॉन मेटल की एक डेफिनेशन बनाई। लेकिन ये डेफिनेशन आपको बताने से पहले, बल्कि हाँ, ये डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, क्योंकि उसी में वो लफ्ज़ आ जाएगा जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अगर बेस अच्छी नहीं है तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। इसकी डेफिनेशन देखिए, जो कि अब साइंटिस्ट बहुत बताते हैं कि मेटल किसको कहा जाता है, क्योंकि इसी डेफिनेशन की बेस के ऊपर आगे ये सब मौजूद है। नेक्स्ट पेज के अंदर 291 के ऊपर एग्जाम्पल्स जो मौजूद हैं, आगे जितनी भी डिस्कशन होगी वो इसी डेफिनेशन की बेस के ऊपर होगी। इसीलिए इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटल्स की डेफिनेशन बताते हैं, वो मेटल्स क्या हैं? वो बोल रहे हैं मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट हैं। पहली बात, मेटल क्या है? एलिमेंट है जो विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। मैं शॉर्ट करके डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, टू द पॉइंट आप याद कर लीजिएगा जो एग्जैक्ट है। विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। और नॉन मेटल्स को वो कहते हैं, नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं वो, कि नॉन मेटल्स भी एलिमेंट हैं, लेकिन कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट विच फॉर्म, जो बनाते हैं नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। अब ये डेफिनेशन ज़रा अपने जहन में रखिएगा, ठीक है? तो पहले मैं इस आयन वर्ड को और एटम वर्ड को ज़रा क्लियर कर दूं। एटम और आयन, इसमें फ़र्क क्या है ज़रा इसको समझ लीजिए। एटम भी पार्टिकल को कहा जाता है, आयन भी पार्टिकल है। एटम वो पार्टिकल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज क्या होता है, अगर इसको समझना है भाई, तो आप ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स मेरी वीडियो निकाल लीजिए, उसमें चार्ज को और इलेक्ट्रिसिटी को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स बाय रटना नहीं, समझना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 2 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच को, फिज़िक्स की समझाते हुए मैंने इस चार्ज को बहुत डीप जो है वो एक्सप्लेन किया है।
तो बड़ा आपका कॉन्सेप्ट इसको लेके क्लियर हो जाएगा। आयन किसको कहते हैं? आयन जो है वो पार्टिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। ये मिसाल के तौर पर सोडियम को ले लीजिए, ये सोडियम का एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं, और ये जो है सोडियम का आयन है, इसके ऊपर प्लस बना हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन जो है वो 11 हैं। फ़र्क देखा आपने सोडियम आयन और सोडियम एटम में? तो ये सोडियम का आयन है। कैमरा चेक कर लूँ मैं, कहीं ये ना हो नीचे से गायब हो चुका हो, नहीं नज़र आ रहा है। हेडिंग रटना नहीं, समझना है, वो थोड़ी छुप गई है, चलें खैर है। तो यहाँ पर आपको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम जो है ये एटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं, बराबरी है। तो उस पार्टिकल के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो वो एटम कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर ना हो वो आयन कहलाता है। जैसे कि ये सोडियम का आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन 11 हैं। इसको ज़रा समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो जो कह रहा है मेटल की डेफिनेशन में क्या कह रहा है? एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो देख लीजिए सोडियम जो है ये, इसने इसके ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव आयन है। और सोडियम क्या है? एक मेटल है। तो एक मेटल ने पॉजिटिव आयन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, और पॉजिटिव आयन कब बना है? जब फ़र्क पड़ गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फ़र्क किस जगह पर पड़ा है? क्या प्रोटॉन में पड़ा है? नहीं, प्रोटॉन अपनी जगह पर उतने ही है, 11 हैं। इलेक्ट्रॉन में फ़र्क पड़ा है कि पहले 11 थे अब 10 हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन इस वजह से बना। अब ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। नेगेटिव आयन जो चीज़ बना ले उसको नॉन मेटल कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास क्लोरीन एटम और क्लोरीन के आयन की मिसाल देख लीजिए। ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है और इसके पास प्रोटॉन भी 17 है क्लोरीन के एटम के पास। लेकिन क्लोरीन का आयन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 17 है। देख लीजिए, तो क्लोरीन ने जो है वो ये नेगेटिव आयन बनाया है। और क्लोरीन खुद क्या है? क्या मेटल है? नहीं, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं और मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जैसे कि ये सोडियम आयन। क्लियर हो गई ये बात? अब वजह क्या है, क्यों ये नेगेटिव आयन बना? माइनस का साइन इसके ऊपर क्यों आया? उसकी वजह इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फ़र्क में है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? वाज़े तौर पे क्या प्रोटॉन में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। किस में तब्दीली नज़र आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन एक इजाफी हो गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है प्रोटॉन के मुकाबले में। 17 प्रोटॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके। नॉन मेटल्स में जब हम ये सी चक्कर देखते हैं और जब हम यहाँ पे देखते हैं मेटल्स के अंदर, तो यहाँ में उल्टा सिस्टम नज़र आता है। यहाँ पर भी प्रोटॉन की तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोडियम का एटम है, 11 प्रोटॉन है, सोडियम का आयन है, 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अब प्रोटॉन के मुकाबले में कम है यहाँ पर पॉजिटिव आयन में, मेटल आयन में। जबकि नॉन मेटल आयन के अंदर, नेगेटिव आयन के अंदर प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की ब्रीफ डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी, बाकी तो तफसील से लिखी हुई है वहाँ पर, मैं आपको बता भी देता हूँ। मेटल इज़ एन एलिमेंट विच आयनाइजेस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है वो एलिमेंट है जो कि आयनाइज हो रहा है, यानी कि मेटल का एटम आयन बन रहा है। जब हम ये कहते हैं ना कि कोई चीज़ आयनाइज हो रही है, मतलब ये कि वो अपनी एटम की हैसियत से आयन की हैसियत में आ रही है। तो क्या है? मेटल इज़ एन एलिमेंट, मेटल एक एलिमेंट है विच आयनाइजेस, जो कि आयनाइज हो रहा है, आयन बन रहा है। कैसे? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। और क्या बन रहा है? खुद पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो आप देख लीजिए ये एटम जो है ये
सोडियम का आयन कब बना, जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। क्लियरली देख लें, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। किसको दिया है उसको तो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर आगे लिख रहा है वो नॉन मेटल के बारे में बोल रहा है, वाइल नॉन मेटल्स इज एन एलिमेंट, वाइल मतलब जबकि, नॉन मेटल्स इज एन एलिमेंट, नॉन मेटल जो है वो भी एक एलिमेंट है, विच आयनाइजेस जो कि आयनाइज हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके एटम आयन बन जाते हैं। कब? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का आयन कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास मौजूदा इलेक्ट्रॉन 17 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो इलेक्ट्रॉन अब इसके पास 18 हो गए। नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लेके, और मेटल जो हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन दे के। ये लेन देन कहाँ से हुआ? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इजाफी इलेक्ट्रॉन किससे लिया? तो ये सुन लीजिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ये सोडियम है, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, और उसके नतीजे में पता है क्या बना? वही बना है जो कि आपके खानों का हिस्सा है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। और ये लेन देन के चक्कर में इनके दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बना है, जिससे ये दोनों एटम्स जो हैं आपस में जुड़ गए हैं। अब तो एटम कहना इनको गलत होगा, इनको आयन कहना ज़्यादा मुनासिब है। इसके ऊपर लिखते नहीं हैं हम, लेकिन अंडरस्टूड है। ये प्लस और ये माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है, वो आपको यही बता रहा है कि अब ये एटम नहीं है इस हालत में, ये आयन्स हैं। ये आयन्स आपस में जुड़ गए हैं, और इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बना है वो आयोनिक बॉन्ड बना है। और इसी आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम भी है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मेटल्स जब भी किसी के साथ मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, अब ज़रा सुन लीजिएगा बात, क्योंकि ये आगे, अब ये अगले पेज पे वो जो एग्जाम्पल दे रहा है ना, उसमें वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेटल्स जो हैं उनके पास क्योंकि थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सोडियम है, थोड़े इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ग्रुप ए से ताल्लुक़ रखता है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। ये मिटा दूँ, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए और ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। ग्रुप 1A के आप जो है वो एलिमेंट ले लीजिए 1A के, सब के सब मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, 3 मैंने ले लिए। ग्रुप 2A के ले लीजिए, इसके अंदर जो है वो क्या है हमारे पास? बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये मौजूद हैं। ग्रुप 3A के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं कर रहा, जो नीचे हैं, यहाँ पर आ जाइए 3A में। 3A के अंदर यहाँ पर आपको बोरॉन नज़र आएगा, सॉरी एल्युमिनियम नज़र आएगा, नहीं भाई एल्युमिनियम इसी में, बोरॉन नज़र आएगा, इसी में एल्युमिनियम है। मैं एल्युमिनियम की बात करूँगा, ठीक है, बोरॉन की बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। आपको पता है इनको ग्रुप 1A में क्यों रखा गया है, इनको ग्रुप 2A में क्यों रखा गया है, इनको ग्रुप 3A में क्यों रखा गया है, 4A में कुछ को रखा गया है, 5A में। वजह इसकी वजह ये है कि इन सब के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है सबके, और इसी वजह से ये 1 जो है आपको यही बता रहा है कि इन सब के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये 2 आपको यही बता रहा है कि इन सब के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये 3 आपको यही बता रहा है कि इसमें मौजूद एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, यहीं तक। और मेटल्स जो हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स को छोड़ के, ये 1A, 2A, 3A, ये सब के सब क्या हैं?
ये मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो 4a से उनकी कहानी शुरू हो जाती है। 4a से नॉन मेटल्स शुरू हो जाते हैं। 5a में भी नॉन मेटल्स हैं, 6a में भी नॉन मेटल्स हैं, 7a में भी नॉन मेटल्स हैं और 8a में भी नॉन मेटल्स हैं। ये बता दूं बीच बीच में से कुछ में मिक्सचर भी है, यानी कि कुछ ये 4a ग्रुप है तो देखेंगे आप कुछ मेटल नज़र आएंगे इसमें, इसमें कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड, इसमें कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल कुछ मेटलॉइड, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एंड में आपको प्योरली नॉन मेटल नज़र आएंगे। नॉन मेटल, नॉन मेटल, जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब नॉन मेटल। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर एक सोडियम को अगर ले लें, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है। कैल्शियम को या मैग्नीशियम को अगर मैं ले लूँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा सोडियम के, अभी मैंने बना के भी दिखाई थी। और इसी तरह मैग्नीशियम को देखें तो इसके वैलेंस शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। मैग्नीशियम जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे के क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम आयन। इसी तरह एल्युमिनियम जो है इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एल्युमिनियम के पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 3 आएंगे। तो एल्युमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो एल्युमिनियम भी जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा और उसके नतीजे में इसके ऊपर 3+ आ जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर 2+, सोडियम के ऊपर +1 है। ये बात समझ आ रही है? वजह क्या है? क्यों एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? एक ही है वैलेंस शेल में, दे रहा है। मैग्नीशियम 2+ क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों दे रहा है। एल्युमिनियम जो है इसके ऊपर 3+ क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जब किसी के साथ मिल रहा है तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है। अब याद कीजिए मेटल की डेफिनेशन क्या लिखी थी? वो जो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और क्या बनाए? इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद क्या बना दे? वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद वो पॉजिटिव आयन बन जाए। तो ये भी पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है और एल्युमिनियम है, ये भी पॉजिटिव आयन है। समझ में आ रही है बात आपको? यूनी, डाई और ट्राई, इसकी अगर मैं बात करूं तो यूनी का मतलब होता है 1। अब देखें ज़रा, इसको हम कहेंगे यूनी वैलेंट, इसको हम कहेंगे डाई वैलेंट, डाई का मतलब 2, और इसको हम कहेंगे एल्युमिनियम के ऊपर 3+ लिखा हुआ है, ये कहलाएगा ट्राई वैलेंट। समझ में आ रही है बात? यूनी मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। समझ में आ रही है बात आपको? वैलेंट वर्ड निकला है वैलेंसी से, तो इसी से आपको इनकी वैलेंसी का भी पता चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉसेस बाय अ मेटल इज एक्चुअली इट्स वैलेंसी। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इसकी वैलेंसी 2 है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इसकी वैलेंसी 3 है। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह क्लोरीन को अगर हम देखें, ये क्या बन रहा है? -1। सल्फर को अगर हम देखें तो ये -2 बन रहा है। वजह क्या है इसकी? ये -2 क्यों बन रहा है? ये -2 क्यों बन रहा है? उसकी वजह यह है कि ये और ये, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आ गई बात? सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पर जो वैलेंसी बनेगी इनकी, अब इनकी भी 1 बनेगी। ध्यान से बात सुनिएगा, ये भी यूनिवैलेंट है क्लोरीन,
और ये जो सल्फ़र है ये भी डाईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी भी सल्फ़र की 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अब बोलेंगे सर सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, सल्फ़र की वैलेंसी 2 है, तो क्या बताएंगे हम? दोनों की वैलेंसी एक जैसी है भाई, साइन भी तो चेक कीजिए। इसकी वैलेंसी यूनिवैलेंट तो है ये, लेकिन +1 है, और ये अगर यूनिवैलेंट तो है लेकिन -1 है, तो ये यूनिवैलेंट नेगेटिव आयन है, ये यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन है, ये यूनिवैलेंट, ये डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन है, ये ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन है, ये डाईवैलेंट नेगेटिव आयन है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर यही वो सारी तफसीलात थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आखिरी जो चीज़ जो बतानी रह गई है वो ये रह गई है कि मेटल के एटम्स जो हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का गेन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करते हैं। ये बात मत भूलिएगा, 2 काम करते हैं ये। इसको मिटाऊं ताकि ये आखिरी अहम तरीन बात लिख के ये पार्ट 2 मुकम्मल करें। पार्ट 3 के अंदर भाई रिएक्शन विद एसिड्स वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी थकन हो गई है इसलिए पार्ट 3 जो है उसमें फिर हम इनको रिएक्शन विद एसिड्स वगैरह इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, और नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करते हैं। दोनों सिचुएशन है इसके साथ नॉन मेटल के साथ, लेकिन मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का गेन और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का लॉस। इसकी मिसाल हमारे पास ये सोडियम है और यहाँ पर इसकी मिसाल हमारे पास क्लोरीन है। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, इसके नतीजे में क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, और शेयरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ज़रा इन दोनों की पोजीशन को समझिए। ये इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं कर रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ था सोडियम क्लोराइड में, इसलिए कौन सा बॉन्ड बना था? आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जबकि यहाँ पर ये नॉन मेटल्स जब आपस में मिल रहे हैं तो इनमें से कोई किसी को ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कोई दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके नतीजे में ये जो है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर जब आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसके नतीजे में कोई चीज़ भी तो बन रही है भाई। सोडियम क्लोराइड, नमक भी तो बन रहा है, सॉल्ट भी तो बन रहा है। तो इस सॉल्ट को, इस नमक को हम क्या कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, इसी मुनासबत से इस नमक को, इस सॉल्ट को हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो हैं ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो नॉन मेटल्स के बारे में भी क्लोरीन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो भी कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड ही बनाएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही बनाएंगे। नहीं, नॉन मेटल्स जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के कोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं और इनके अंदर जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है,
इसीलिए ये कंपाउंड जो है कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, हालांकि नॉन मेटल है। यहाँ पर भी क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। यहाँ पर भी सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। इन अ नटशेल अगर बात करूँ तो नॉन मेटल्स के पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आयोनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड वाला, ये सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट क्लोरीन का भी तो कंपाउंड है ना भाई, सिर्फ सोडियम का कंपाउंड थोड़ी है, दोनों ने मिलके बनाया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्ट जो है ये आयोनिक कंपाउंड है और इसमें नॉन मेटल इन्वॉल्व है। और ये जो है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें भी नॉन मेटल इन्वॉल्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, गेन और लॉस नहीं हुआ। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रियली सॉरी, बात तवील हो गई, रात भी हो गई है, नींद भी कुछ आ रही है, तो मैं उस तरह से लेक्चर डिलीवर कर भी नहीं सका, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 ना चाहते हुए भी मेटल्स और नॉन मेटल्स का बनाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि जो बच्चे सीखने के लिए मुझे ज्वाइन किए हुए हैं वो यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।